हेलो बेटा, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि मैं आपको कुछ ऑर्बिटल्स देता हूँ, जैसे है एक है 1p और एक है 2s, एक है 3f और एक है 4d। तो इसमें से आपको वो बताना है कि कौन सी ऑर्बिटल आपकी पॉसिबल नहीं है, कौन सी ऑर्बिटल नहीं हो सकती, ये आपको बताना है। तो बेटा 1p नहीं हो सकती, ये वाली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है यहाँ पर n कितना है 1, फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है, वो s की होती है, p नहीं हो सकता। ठीक है, 2s पॉसिबल है, 3f पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 पर आपकी f वाली ऑर्बिटल्स नहीं मिलती हैं, ये 4 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी पॉसिबल नहीं है। 4d आपकी पॉसिबल है, तो इसमें दो पॉसिबल है और दो पॉसिबल नहीं है। गॉट द आइडिया? बेटा एक क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 3 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है l की वैल्यू बतानी है आपको और इसके लिए m की वैल्यूज़ बतानी है, ये दो चीज़ें आपको बतानी है। तो देखो बेटा, n इज इक्वल टू 3 पर l क्या क्या पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 3 पर आपकी s ऑर्बिटल भी मिलेगी, p भी मिलेगी और d भी मिलेगी, f नहीं मिलेगी सिर्फ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तीन ऑर्बिटल तो आपको मिलेंगी। तो l की पॉसिबल वैल्यूज़ l के लिए क्या हो जाती हैं 0, p के लिए क्या हो जाती है आपकी 1 और d के लिए क्या हो जाएगी आपकी है d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो l की तो ये वैल्यूज़ पॉसिबल हैं आपकी। n इज इक्वल टू 3 के लिए l हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब मैं m की वैल्यूज़ बताता हूँ। l इज इक्वल टू 0 के लिए m आपका 0 होता है, l इज इक्वल टू 1 के लिए m हमारा -1, 0 और +1 होता है, और l इज इक्वल टू 2 के लिए m हमारा होता है -2, -1, 0, 1 और 2, ये होते हैं बेटा। गॉट द आइडिया? तो आपकी ये आंसर्स आ जाएंगे। बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको ये बताना है कि इनमें कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सबसेल। ये आपकी सबसेल दे रखी हैं, ठीक है, और इनके हिसाब से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बतानी है। तो n इज इक्वल टू 3 में l इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, ये l इज इक्वल टू 2 का मतलब d ऑर्बिटल बन गई आपकी। कौन सी बन गई? d ऑर्बिटल। ठीक है, और ये बन गई आपकी जाकर के 3d ऑर्बिटल। तो 3d में कितनी आपकी ऑर्बिटल बन जाएंगी? 3d में आपकी 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल होंगी इसके अंदर, और इसने सिर्फ हमसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछी थी। n इज इक्वल टू 4 पर l इज इक्वल टू 2 है, तो l इज इक्वल टू 2 का मतलब आपका d कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका जाकर के 4d। और यहाँ पर भी आपको कितनी ऑर्बिटल देखने को मिलेंगी? यहाँ पर भी आपको 5 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगी, 1 2 3 4 5। तो 5 ऑर्बिटल मिलेंगी। n इज इक्वल टू 5 पर l इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये आपको मिलेगी 5d। तो ऑर्बिटल कितनी आएंगी? वही आपकी 5 ऑर्बिटल्स आएंगी, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगी। गॉट द आइडिया? सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है 2p ऑर्बिटल के लिए आप n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ और m की वैल्यू बताओ। ये वैल्यूज़ आपको बतानी है, n l m। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके सामने जो लिखा होता है ये बेटा n होता है, और जो ये आपका p है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? p के लिए l की वैल्यू बेटा 1 होती है, और l इज इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। तो मैंने तीनों बातें बता दी। n कितना लिख देंगे? n आपका 2 आ जाएगा, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, m कितना हो जाएगा? -1, 0 और 1। ये आपका आंसर होगा। तो 2p ऑर्बिटल के लिए मुझे n l m निकालना था, तो ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। गॉट द आइडिया? ये कह रहा है बेटा, ये आपको कुछ ऑर्बिटल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, सॉरी, n l m, और इनके बेसिस पर आपको प्रॉपर जो है और वो लिखना है, ऑर्बिटल का नोटेशन लिखना है। तो n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? l इज इक्वल टू 0 का मतलब आपकी s ऑर्बिटल हो गई। तो आंसर आएगा आपका जाकर के 1s। होगा कि नहीं होगा? इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, और क्योंकि s दिया है तो इसके लिए l कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो इस वाले में आंसर आएगा आपका 1s। अगला वाला केस है, n इज इक्वल टू 2 है और l इज इक्वल टू 1 का मतलब p ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और m इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या होता है? m इज इक्वल टू -1 का मतलब होता है बेटा आपका जाकर के पी वाई। कितना आ जाएगा? ये पी वाई आ जाएगा, तो 2py आ जाएगा। गॉट द आइडिया? तो n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है और m इज इक्वल टू -1 मतलब पी वाई आपकी ऑर्बिटल है। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, l इज इक्वल टू 2 का मतलब d आ जाएगा, और m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 का मतलब आपका dxz आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सारा नॉलेज बेस्ड है और आपकी मेमोरी पे बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1 आपके लिए क्या दे देगा? dxz दे देगा। क्लियर है? ये देखो बेटा, आपके सामने दिए हुए हैं, इनके ऑर्बिटल के आपको जो है
और ये वो लिखना डेजिग्नेशन क्या ऑर्बिटल आपकी होनी चाहिए। n इज इक्वल टू 2 है और बेटा l इज इक्वल टू 1 है तो ये आपका 2p ऑर्बिटल हो जाएगी। n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 0 है तो 3s हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5 है, l इज इक्वल टू 3 है तो 5f हो जाएगा। और n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 2 है तो 4d हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप जो है इनको कन्वर्ट कर सकते हो ऑर्बिटल्स के अंदर। गॉट द आइडिया? बेटा क्वेश्चन है, आपके पास सोडियम एटम है, ठीक है। सोडियम एटम का वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी है, क्या है? हाईएस्ट एनर्जी है, उसके लिए हमें चारों क्वांटम नंबर लिखनी है। तो देखो बेटा, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो जब 11 को फिल करना शुरू करेंगे, 11 को जब फिल करना शुरू करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना आपका, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ गई? ऑब्वियस ही बात है 3 आ गई। अब क्योंकि s ऑर्बिटल है तो l कितना हो गया आपका? 0 हो गया। और आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो m कितना आ रहा है आपका? फिलहाल 0 आएगा। और इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपकी प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। या तो s इसका क्या आ जाएगा? प्लस हाफ आ जाएगा, या फिर इसका s जो है माइनस हाफ आ जाएगा। गॉट द आइडिया? तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी हमने लिखना नहीं सीखा है, ये मैं बता दूंगा कैसे लिखा जाता है। अभी फिलहाल आप इसको सिर्फ समझ लो इतना। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल और कौन सी नहीं है। तो 7s आपकी पॉसिबल है, ठीक है। 2d आपकी पॉसिबल नहीं है, 3f पॉसिबल नहीं है, 1p पॉसिबल नहीं है। तो 3 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक पॉसिबल है, दैट इज 7s। बेटा क्वेश्चन है इसमें कि आपका इसमें कौन सा जो क्वांटम नंबर है पॉसिबल नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो n इज इक्वल टू 3 ये रहा, l इज इक्वल टू 2 का मतलब d हो गया, m इज इक्वल टू 0 है इसका। m इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ बेटा? m इज इक्वल टू 0 किसके लिए आता है? ये बेटा d z स्क्वेयर के लिए आपका जो है 0 आता है। क्लियर है? तो ये आ गया 3d z स्क्वेयर, इसके लिए है ये। क्लियर है? अब माइनस हाफ प्लस हाफ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3d z स्क्वेयर आपका जो है ये पॉसिबल है आपका, ये आपकी पॉसिबल है। अगला देखते हैं बेटा क्या है। n इज इक्वल टू 3 का मतलब ये हो गया, l इज इक्वल टू 2 का मतलब d हो गया, m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2 होता है बेटा डी एक्स वाई के लिए। किसके लिए? डी एक्स वाई के लिए। तो ये भी पॉसिबल है आपका। अगला n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3 मतलब 3f हो गया। तो 3f तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता। यहाँ n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 का मतलब p, ठीक है। और m इज इक्वल टू 0, p के लिए m इज इक्वल टू 0 की बात किस में आती है? ये आती है बेटा आपकी जाकर के pz के लिए। तो ये आपका आ जाएगा pz। क्लियर होगी बात? तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 0 का मतलब pz। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बस एक नहीं पॉसिबल है, ये वाला जो है आपका क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। ये जो टॉपिक है बेटा, ये कहता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बताना है। तो पाउली नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था किसी भी एक ही एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती है। समझ में आ गई बात? जैसे कि मान लो मैं नाइट्रोजन की ही बात कर लूँ, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा आपका जाकर के 1s2, 2s2 और 2p3। इसको अगर लिखना शुरू करोगे तो ये आएगा आपका इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। और 2s वाले में आपका एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से। और 2p में आपका इस तरह से आ जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ और एक यहाँ। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अलग बात है। जैसे मान लो आपसे इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कह दी गई, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन की बात कह दी गई, और आपका जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कह दी गई। तो ज़रा दिमाग लगाओ, ये क्योंकि 2s ऑर्बिटल्स है तो ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर आपका 3 है और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 4 है, ठीक है। तो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 और इलेक्ट्रॉन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन नंबर 3 के लिए n कितना आएगा? ये आ जाएगा 2। इलेक्ट्रॉन नंबर 4 के लिए n कितना आ जाएगा? ये भी 2 आ जाएगा। इसके लिए बेटा l की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसके लिए भी l की वैल्यू कितनी? 0, क्योंकि दोनों के दोनों s ऑर्बिटल में है, ठीक है। इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। इसके लिए s अगर प्लस हाफ आएगा तो दूसरे वाले के लिए 100% s कैसा आएगा? माइनस हाफ आएगा। तो 3 जगह तो ये सही चला, यहाँ से यहाँ तक तो सेम आ रहे थे, लेकिन कम से कम एक ऐसी वैल्यू थी क्वांटम नंबर की जहाँ ये डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। तो ये तो मैंने एक ही ऑर्बिटल के अंदर वालों में आपको बता दिया कि अगर एक ही जो ऑर्बिटल है उसमें रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए भी जो है एड्रेस आपका डिफरेंट होगा।
एड्रेस का मतलब क्वांटम नंबर की चारों वैल्यूज़ जो आती हैं वो डिफरेंट आएंगी। गॉट दैट और नॉट? तो जब इनके साथ ऐसा है तो अगर मैं कोई दो डिफरेंट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ले लूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लूँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लूँ, तो इसके लिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएंगी। समझ गए कि नहीं? इसके लिए तो क्वांटम नंबर तो 100% आपकी डिफरेंट आएंगी। देख लो, मान लो ये आपका ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए n कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर n कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये n से ही डिफरेंट हो गया, आगे की तो बात क्या करनी है। ठीक है, तो पाउली ने यही चीज़ जो है चेक करके बताई थी। उसने कहा किसी भी एक एटम का, सिंगल एटम की बात कर रहा है, किसी भी दिए हुए एटम के दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेम हो जाएंगे तो फोर्थ तो 101% उसका जो है डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। गॉट द आइडिया? सिंपल सी बात है। तो पाउलीज स्टेट्स दैट देयर आर नो टू इलेक्ट्रॉन्स विच हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, पाउली ने बताया था कि किसी भी एक एटम के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्लियर होगी बात? अब कुछ बेटा मैं फैक्चुअल बात बताता हूँ, कुछ फैक्चुअल बात बताता हूँ। जैसे अगर हमें सबसेल की बात करनी है तो नंबर ऑफ सबसेल जो होती है nth सेल में, nth सेल में आपको क्या निकालना है, nth सेल में नंबर ऑफ सबसेल निकालना है। क्या निकालना है? nth सेल में नंबर ऑफ सब सेल अगर आपको निकालनी है तो ये होती है बेटा n। क्लियर होगी बात? ये आपको याद रखना है। जो nth सेल है, सबसे मान लो बाहर वाली सेल है, उसमें कितनी सबसेल पॉसिबल है, n सबसेल पॉसिबल है। अब इसके बाद जो है ऑर्बिटल, किसी भी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल हो सकती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, सबसेल का मतलब समझते हो आप, S, P, D और F, इनको सबसेल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेल ऑर्बिटल कितनी हो जाएंगी दिए हुए सबसेल में, ये होती हैं 2l + 1। कितनी होती हैं? 2l + 1। अब नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हो, किसके अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो अगर आपको सबसेल में, इन ए सबसेल, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका जाकर के 2 × 2l + 1। इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मैंने 3 बातें बता दी। nth सेल में टोटल सबसेल कितनी हो सकती हैं, नंबर ऑफ आपके ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं सब सेल के अंदर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं एक सब सेल के अंदर। ये 3 बातें मैंने आपको बता दी। अब जो आगे का केस है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth सेल, ये हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, n²। कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। गॉट द आइडिया? एक चीज़ और बचती है आपकी, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हो किसमें, इन nth सेल में, तो वो आते बेटा जाकर के 2n²। ये आंसर आता है उसका। क्लियर है? तो मैं फिर से बता देता हूँ सारी बातें, आपको क्या क्या करना है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि nth सेल में टोटल सबसेल कितनी होती हैं, n, और एक सबसेल के अंदर टोटल कितनी ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, 2l + 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में कितने हो सकते हैं, 2 × 2l + 1। ठीक है, याद रखने तो फार्मूले हैं। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी हो सकती है nth सेल के अंदर, n² हो सकती हैं। ठीक है, nth सेल में आपकी कितनी ऑर्बिटल हो सकती हैं, n²। और जो nth सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल 2n²। गॉट द आइडिया? तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, क्या है वो बताता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3 है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है सारी बातें बतानी है, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितनी ऑर्बिटल हो सकती हैं, सारी चीज़ें बतानी है। तो n = 3 पर l क्या क्या पॉसिबल है, आपका 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब l = 0 के लिए m कितना होता है, 0 होता है। m = 1 के लिए l = 1 के लिए m क्या होता है, -1, 0 और 1। और l = 2 के लिए m कितना होता है, -2, -1, 0, 1 और 2, ये होता है। क्लियर होगी बात? ये हो गई टोटल आपकी। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है आपकी थर्ड सेल में, तो क्या करना है आपको, हर एक के साथ 2, m की एक वैल्यू के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सबके साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन सभी के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उनको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
गॉट द आइडिया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो बता सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे सेल के अंदर तो कितनी हो जाएंगी, जरा काउंट करो। देखो बेटा, एक तो ये रही आपकी ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ऑर्बिटल कितनी हो गई, 9। तो n इज इक्वल टू 3 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर पूछता है तो 9 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी आएंगी, 9 आएंगी। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, मैंने आपको बता दिया 18 आ जाएंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 9 में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी बात। अब बेटा हम बात करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एफ, इनके शेप कैसे होते हैं इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो ऑर्बिटल क्या चीज़ होती है, ऑर्बिटल इज बेसिकली ए स्पेस अराउंड ए न्यूक्लियस इन विच देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे आप एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आपके पास जो फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, जो छत पे लगा हुआ पंखा है, अगर आप उसको फुल स्पीड पे चलाओगे तो आप देखना जरा उसकी ब्लेड नहीं दिखेंगे आपको, समझ गए, आपको ब्लेड उसकी दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ एक वहाँ पर एक इल्यूजन सा दिखेगा आपको, ठीक है, एक धुआं टाइप का दिखेगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर जो जिस तरह से डार्क कलर दिखाया जा रहा है आपको, ये इस तरह से दिख रहा होगा आपको डार्क कलर, ठीक है, जैसा कि ये डार्क कलर दिख रहा है ना, ये सारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ घूम रहा है कि यहाँ पर जो है धुएं जैसा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्लियर होगी बात। तो ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो जो शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्लियर होगी बात। अब एस ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप होता है बेटा स्फेरिकल। कैसा शेप होता है, स्फेरिकल, स्फीयर जैसा। तो ये जो है आपका ये 1s ऑर्बिटल है, उसका शेप है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको साफ दिखाई दे रही, काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं किसकी, 2s ऑर्बिटल की। तो 2s ऑर्बिटल आपका 1s और 2s के बीच में जरा देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और ये आपका क्या है, 1s है, और ये आपका 2s है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पर ज़्यादा है, वो बेटा इस रीजन में ज़्यादा है, ठीक है। ये 2s ऑर्बिटल है और ये आपकी 1s ऑर्बिटल है अंदर की तरफ। तो जो बीच में गैप बच गया आपका, ये जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर ये नोडल प्लेन है। कैसा प्लेन है, नोडल प्लेन बोलते हैं इसको। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से कर दिया, ये नोडल प्लेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये जो ऑरेंज कलर का आपका स्पेस है, यहाँ पर नोडल प्लेन कहलाता है ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्लियर होगी बात। इसके बाद अगला देखो बेटा, ये आपका 1s है, ये वाला आपका 2s है, और ये वाला आपका 3s है, ठीक है। 3 आपके जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं इसके अंदर। तो इसमें नोडल प्लेन कौन कौन से, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एक तो बेटा ये रहा, ये आपका किसके बीच में, 2s और 3s के बीच में। इसके बाद बेटा एक ये रहा, ये किसके बीच में, ये 1s और 2s के बीच में, ठीक है। एक तो यहाँ पर नोडल प्लेन है और एक आपका यहाँ पर नोडल प्लेन है। इन रीजन्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम मिलेगी, गॉट द आइडिया। तो नोडल प्लेन बेसिकली द रीजन बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन विच देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, गॉट द आइडिया। तो नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस वाले केस में 2 नोडल प्लेन है, आपकी जो 3s वाली ऑर्बिटल है इसमें 2 नोडल प्लेन है, एक तो आपका 2s और 3s के बीच में, और एक आपका किसमें है, 1s और 2s के बीच में। इस वाले केस में जरा देखो कितने नोडल प्लेन है, एक नोडल प्लेन है, किसके बीच में बन रहा है, 1s ऑर्बिटल के बीच में और 2s ऑर्बिटल के बीच में, गॉट द आइडिया, सिंपल। अब अगर बेटा एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, मान लो आपके पास 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी आपकी इसके पास होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी, और इसके पास मिनिमम एनर्जी होगी। कैसी एनर्जी होगी, मिनिमम। समझ आया कि नहीं आया, एक के पास हाईएस्ट एनर्जी होगी, एक के पास मिनिमम एनर्जी होगी। रीज़न मैंने बता दिया। देखो बेटा मिनिमम वाले का जरा n देखो कितना आ रहा है 1, और हाईएस्ट वाले का n देखो कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, ऑब्वियस ही बात है। ये आपका न्यूक्लियस है, इससे जितनी ज़्यादा दूर जाओगे एनर्जी आपकी इंक्रीज़ करती चले, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती चली जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। इस वाले के लिए n कितना आपका 3 है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको। तो जो 3s है वो एटॉमिक जो न्यूक्लियस है उससे सबसे ज़्यादा दूरी पर है, देख रहे हो, इसकी डिस्टेंस इससे सबसे ज़्यादा है,
ये डिस्टेंस इसकी सबसे ज़्यादा है। क्लियर होगी बात, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है ये। और ये डिस्टेंस उससे कम है, ये डिस्टेंस उससे कम है तो एनर्जी उससे कम हो जाएगी। ये डिस्टेंस आपकी बहुत कम है, ये डिस्टेंस आपकी कैसी है, बहुत कम है, तो यहाँ एनर्जी आपको सबसे कम मिलेगी। क्लियर होगी बात। अब बात करेंगे बेटा पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। पी ऑर्बिटल देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना आपको, ये इस तरह से इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से जो है आपकी इस रीजन में बहुत ज़्यादा है। अगला जो रीजन है ना आपका नीचे की तरफ दिख रहा है, ये इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह का ये आपका क्या बन गया, ये एक तरह का आपका पी ऑर्बिटल है, डंबल टाइप का, जैसे डंबल नहीं होते हैं जिससे बच्चे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, डंबल टाइप का शेप है आपका। तो ये आपका पी ऑर्बिटल का शेप होता है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल होता है, ध्यान रखना कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो एक लोब आपका इस तरह से है बलून की तरह से, और एक आपका लोब इस तरह से बलून की तरह से। तो ये सिंगल मिल करके आपका एक पी ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, एक सिंगल पी ऑर्बिटल ये बनेगा। क्लियर होगी बात। ऐसे कितने होते हैं, ऐसे बेटा 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये देखो, ये आपका पी एक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इस तरह से ये शेप बना रही है और एक्स डायरेक्शन में बना रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी वाई एक्सिस में इस तरह का शेप बना रही है, और इसमें जेड एक्सिस में इस तरह का शेप बना रही है। क्लियर होगी बात। तो ये आपकी पी जेड हो गई, ये आपकी पी वाई हो गई, और ये आपकी पी एक्स हो गई। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल है, 2-2 बलून लगा लो आप, 2 बलून जुड़ करके एक पी ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके शेप है, याद रखना है आपको, ये इसमें और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद बेटा आपके पास डी ऑर्बिटल है, इसके शेप देख लो कैसे होते हैं, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का शेप ऐसा होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। डबल डंबल है, इस तरह का शेप आएगा, ये आपका एक डंबल तैयार हो गया और ये आपका दूसरा डंबल तैयार हो गया। कैसा डंबल तैयार हो गया, ये आपका दूसरा डंबल तैयार हो गया। क्लियर होगी बात। इसके बाद अगला केस देखो वाई जेड का, ये आपकी वाई जेड एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। इसमें देखो कैसा शेप तैयार हो रहा है, एक तो ये आपका डंबल तैयार हो गया और एक आपका ये डंबल तैयार हो गया। क्लियर होगी बात। इसके बाद आपका कौन सा केस है, ये वाला केस है आपका डी एक्स जेड। ये आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्सिस हो गई एक्स वाली, और ये वाली हो गई आपकी जेड एक्सिस। इसमें भी 2 डंबल तैयार हो रहे हैं, एक ये डंबल तैयार हो गया आपका और एक ये दूसरा डंबल यहाँ इस तरह से तैयार हो गया। क्लियर है बात। इसके बाद डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ गई। ये कैसी होती है, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है, ये एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ध्यान रखना इन तीनों में सिमिलरिटी है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ये आएगी आपकी इस तरह से, 2 डंबल इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर। क्लियर है, ये आपको याद रखना, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। और इसके बाद है ये आपका डी जेड स्क्वेयर। इसको डेफिनेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, डेफिनेट। ये डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, कैसा बनता है, ये आपको जैसा दिख रहा है इस तरह का होता है, ये एक्स जेड एक्सिस में होता है। ठीक है, ये बनता कैसे ये बता देता हूँ। ये बनता है आपका कुछ इस तरह से, ये आपकी रिंग सी हो गई, एक आपका लोब ऊपर की तरफ बन जाएगा और एक लोब इसमें नीचे की तरफ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर होगी बात। ये आपका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर होगी बात। इस तरह से जो आपके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 आपके इस तरह से ऑर्बिटल मिल करके बनते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक तो आपका डी एक्स वाई है, फिर डी वाई जेड है, फिर डी एक्स जेड है। ये तीनों तो सिमिलर होते हैं, एक तरह से दिखते हैं। ये डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये एक्सिस के अलॉन्ग इसके लोब होते हैं, और ये डी जेड स्क्वायर है जिसका स्ट्रक्चर डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह से जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है इस तरह से जो है आपका दिखाई देता है। क्लियर होगी बात। ये आपको याद रखना, इस तरह का स्ट्रक्चर है आपका कौन सा, डी जेड स्क्वायर का। ये डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर है, कर लोगे बेटा, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखने होंगे। अब नंबर ऑफ नोड्स इन एनी ऑर्बिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। नंबर ऑफ नोड्स किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर आपको निकालने हैं तो उसका फार्मूला ये होता है बेटा, n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, n माइनस एल माइनस 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ क्लियर, n माइनस एल माइनस 1। ये फार्मूला है नंबर ऑफ नोड्स निकालने का। नोड्स क्या चीज़ होती हैं, नोड्स वो रीजन है, वो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। समझ में आ गया, उसको नोड बोलते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ नोड निकालने हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर तो n माइनस एल माइनस 1 कर लो। गॉट द आइडिया, सिंपल। अब कुछ और फार्मूले बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ स्फेरिकल या रेडियल नोड निकालने हैं जैसे कि s ऑर्बिटल में होते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, n माइनस एल माइनस 1। और अगर आपको नंबर ऑफ प्लेनर या एंगुलर नोड निकालने हैं,
प्लेनर या एंगुलर नोड निकालने हैं तो वो आ जाएगा आपका एल के इक्वल होते हैं। और इसके बाद जो है आपका टोटल नंबर ऑफ नोड किसी भी ऑर्बिटल में निकालने हैं तो वो आ जाएगा आपका जाकर के n-1। ठीक है, इतने आपके टोटल नंबर ऑफ नोड किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हो सकते हैं। अब एक बार बेटा सारे के सारे ऑर्बिटल को समराइज कर दिया गया है। ये आपका s ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है, ये pz है। px जो है x एक्सिस के अलॉन्ग है आपका ओरिएंटेड, और py y एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, और pz में z एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है आपका ऑर्बिटल। ये आपका dxy है, ये dyz है, ये dxz है, ये dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये dz स्क्वेयर है। देख लो बेटा dz स्क्वेयर इस टाइप का होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी बनता है, सिंपल है वैसे तो। ठीक है, तो ये आपको बनाना भी आना चाहिए। क्लियर होगी बात बेटा? फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल है, एक साइंटिस्ट था आपका ऑफबाउ, उसने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को हम एटम्स के अंदर फिल करते हैं तो उनकी फिलिंग का एक ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे आपका एटम है तो उसका ये न्यूक्लियस हो गया, उसके चारों तरफ एक ये सेल हो गई, ये फिर दूसरी सेल हो गई, फिर ये तीसरी सेल हो गई। नंबर ऑफ सेल इस तरह से बनती चली जाती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, किस तरह से करेंगे ये बात इसने बताई थी ऑफबाउ ने। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक होगा उसके पास सबसे कम एनर्जी होगी। मतलब ये जो एनर्जी लेवल है या ये जो सेल है इसकी एनर्जी क्या होगी? लोएस्ट होगी। एनर्जी कैसी होगी? लोएस्ट एनर्जी होगी इसकी। और जैसे जैसे इससे दूर जाओगे आपकी एनर्जी इंक्रीज करती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले में जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज़ में आपके जो है इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, तो हर एक एनर्जी लेवल पर आपकी ऑर्बिटल्स होती हैं, सब सेल होते हैं, उनके अंदर ऑर्बिटल होती हैं, ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी होती है। तो जो सबसे कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा वाली में, फिर उससे ज़्यादा वाली में। ये एक तरीका है। तो आपको ऑफबाउ प्रिंसिपल पूछ सकता है, तो आपको ऑफबाउ प्रिंसिपल याद होना चाहिए। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फील्ड। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ? एक्साइटेड नहीं है, उसको ना तो चार्ज दिया गया है ना चार्ज लिया गया है। ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से फिल होंगे। या फिर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाई द लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा, फिर जो अवेलेबल है वहाँ पर, और इसके बाद हायर एनर्जी लेवल पे जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो n+l रूल भी आपको याद रखना है। मैं बता देता हूँ किस तरह से फिल होती हैं ये। आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, वो ऑर्डर क्या है मैं बता देता हूँ, आप याद कर लो। ठीक है, आपको ऑर्डर याद रखना है S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP और फिर से SFDP। ये आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ आपको किस तरह से। S1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिख लो। सबसे पहले क्या लिखोगे? S, SP, SP। ठीक है, कैसे लिखोगे? आप लिखोगे S, SP, SP, फिर SDP, SDP, फिर SFDP, SFDP। इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, आप इस तरह से लिखोगे। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या करना है, इसके बाद जो है S आपको मैंने बता दिया, S कहाँ से कहाँ जाएंगे? S आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और 7 तक चलते हैं। अब बारी आएगी बेटा P की। P आपके 2 से स्टार्ट होंगे और 7 तक चलेंगे। ठीक है, तो P के आगे मैं लिखना शुरू करता हूँ। P के आगे बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2P, फिर यहाँ आ जाएगा 3P, यहाँ पर आ जाएगा 4P, फिर आ जाएगा 5P, फिर आ जाएगा 6P, फिर आ जाएगा 7P। P भी मैंने फिल कर दी। P कहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं? 2 से 7। इसके बाद बारी आती है D की। D स्टार्ट होता है 3 से और 6 तक जाता है। ठीक है, तो D पे आ जाओ बेटा। आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है D, तो ये आ जाएगा 3D, ये आ जाएगा आपका 4D, ये आ जाएगा 5D और ये आ जाएगा आपका 6D। समझ में आ गई बात? इसके बाद नंबर आता है किसका बेटा? F का। F स्टार्ट होता है 4 से और ख़त्म होता है 5 पे। क्लियर है? तो आप जरा F पे आओ। F कहाँ से स्टार्ट होगा? 4F और ये हो जाएगा आपका 5F। क्लियर होगी बात? तो मैंने आपको तरीका बता दिया, S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, इस तरह से लिख लेंगे। अब मैंने आपको बता रखा है कि जो S ऑर्बिटल होती है आपकी, S जो सब सेल होती है उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल करता हूँ आपको थोड़ा। जो बेटा S सब सेल है, जो आपकी S सब सेल है,
उसमें कितनी ऑर्बिटल होती हैं? सिर्फ एक ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल होती है और शेप इसका ये होता है। क्लियर है? और एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं इस तरह से। क्लियर है? इसके बाद जो पी सबसेल होती है, कौन सी सबसेल है? पी सबसेल है। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 3। ये याद रखना, मेमोरी की बात है। 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके बाद डी सबसेल आती है। डी सबसेल में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो 5 ऑर्बिटल है बेटा आपके पास। ये 5 ऑर्बिटल का मतलब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी एफ सबसेल। क्या आती है? एफ सबसेल आती है। इसमें बेटा आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 7 में कितने आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, बस खत्म बात। ठीक है? एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, इस तरह से आप किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लो आपको दे दिया गया सोडियम, दे दिया। सोडियम का मतलब 11, एटॉमिक नंबर 11। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में? मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन मुझे 11 फिल करने हैं, तो एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2, एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो 10 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, 10 कंप्लीट हो गए। इलेक्ट्रॉन बचा 1, तो वो किस में जाएगा? 3s में चला जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ समझ में आई? अब मान लो किसी ने कह दिया भाई आप जो है एल्यूमिनियम का जो है फिल करके दिखाओ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 11 तक तो मैं भर चुका था। 2, 2, 4 और 6 10 और 10 और 1 11। एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा? 2। अब 12 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, वो आगे चला जाएगा। अब अगर किसी ने कह दिया जी क्लोरीन फिल करके दिखाओ, 17 होता है। क्लोरीन कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो आपके जरा देखो, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6, 10 हो गए, फिर ये 12 हो गए। अब बचे कितने? 5 बचे, तो 5 किसके अंदर चले जाएंगे? इसके अंदर आपके 5 आ जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? ये आपका किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। गॉट द आइडिया? आगे की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन थैंक यू।